हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आईसीटी पेडागोजी वाली टॉपिक्स आपको क्लियर करा रही थी। तो उसमें हमने पहला जो पढ़ा था, उसमें हमने जो मॉडल्स थे हमारे, उनमें से हमारे दो मॉडल हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, और इसके साथ ही हम इस ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऑडियो विजुअल लर्निंग है, उनको कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही ये जो हमारे टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग है जिसको किसने दिया था, कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है शब्द है वो जॉनसन या स्मिथ ने 1991 में दिया था। ये कंसेप्ट किसने दिया था कोऑपरेटिव लर्निंग का, जिसे हम बोलते हैं सहकारी अधिगम? किसने दिया था? जॉनसन या स्मिथ ने 1991 में दिया था। होता है कि सभी बालक छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर स्वतंत्र व सामूहिक रूप से समस्या पर चर्चा करके सीखते हैं। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि बालकों को हम छोटे छोटे समूह में मतलब एक ग्रुप बना देते हैं, जैसे 4 या 5 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। फिर उन ग्रुप में बच्चों को समस्या दी जाती है, फिर वो अपने आप उनको फ्रीली उनको छोड़ा जाता है और वो आपस में एक दूसरे की डिस्कशन करके उस समस्या का हल निकालते हैं। इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसकी क्या विशेषताएं होती है कोऑपरेटिव लर्निंग की? कि एक पूरी तरह से बाल केंद्रित उपागम है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, इसके लिए बाल केंद्रित उपागम है। बच्चे श्रम करके सीखते हैं। दूसरा, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। यानी प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, यानी प्रत्येक बच्चा है वो व्यक्तिगत पर्सनली अपनी प्रश्न आंसर देता है, तो इसकी जवाबदेही होती है। लेकिन अधिगम सामूहिक व उपलब्धि इसकी सामूहिक होती है। दोनों चीजों में अंतर है कि जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्तिगत होती है, लेकिन जो लर्निंग होती है क्योंकि पूरे ग्रुप एक साथ सीखता है, तो सामूहिक और उपलब्धि इसकी सामूहिक होती है। समूह छोटे छोटे होते हैं, पारस्परिक सहायता का इसमें वातावरण होता है। वातावरण प्रतिस्पर्धा रहित व चिंता रहित होता है, क्योंकि इसमें किसी का प्रेशर नहीं होता, ना टीचर का प्रेशर होता है, फ्रीली काम करते हैं, इसके लिए ये चिंता रहित होता है। अंत क्रिया इसमें सार्थक व सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तीसरा है सबसे अच्छी बात है कि इसमें बालक है वो करके सीखता है, अभ्यास द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, क्योंकि एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं और खुद वर्क को करते हैं, कुछ समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बच्चा खुद से सीखता है। इसमें शिक्षक का रोल क्या होता है? मार्गदर्शक व सहयोगकर्ता के रूप में काम करता है। शिक्षक कैसा? एक गाइडेंस के रूप में काम करता है। ठीक है। अब इसमें है कुछ इसकी जो है मेथड्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के, जिनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। हालांकि इस वाले मेथड के बारे में बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट मेथड है इसका जिक्सा या आरा शिक्षण पद्धति। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिक्सा या आरा शिक्षण पद्धति वो किसने दी थी? इलियट ऑर्नसन या एरोनसन ने दी थी। यानी आरनसन बोल सकते हैं, एरोनसन बोल सकते हैं। इस साइकोलॉजिस्ट ने जिक्सा या आरा शिक्षण पद्धति दी थी। इसमें क्या होता है? समूह के जो सदस्य विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो प्रत्येक समूह होता है उसमें समूह बना दिया जाता है, छोटे छोटे समूह है, फिर समूह के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग उस समस्या का हल ढूंढ कर लाते हैं, फिर वो एक साथ बैठते हैं, फिर उसका डिस्कशन करते हैं, फिर उसको एक जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं। तो समूह के सदस्य विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य आपस में मिलकर चर्चा व संयोजन करते हैं। जो मैंने अभी बताया कि फिर प्रत्येक मेंबर जो ग्रुप बनाया जाता है, जैसे 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बना दिया हमने, तो वो ग्रुप में ऐसे बच्चे जो है एक दूसरे के अपनी समस्या को सॉल्व करके लाते हैं, फिर एक साथ मिलकर, यानी एक समूह का बच्चा दूसरे ग्रुप में जाता है, दूसरे समूह का बच्चा दूसरे ग्रुप में जाता है, और इस तरह से वो एक दूसरे को सिखाते हैं। और विभिन्न समूह के सदस्य आपस में मिलकर चर्चा व संयोजन करते हैं, फिर अपने अपने समूह से लौटकर अपने समूह के सदस्यों की विषय याद करवाते हैं। यानी जो दूसरे समूह में गए, दूसरे ग्रुप में जाकर जब वो जो चीज कोई सीख के आते हैं, वो अपने ग्रुप में फिर उसको लर्न करवाते हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ वो ऐसे कॉपरेट करके इस तरह से लर्निंग करते हैं, और उनमें नया है अधिगम प्राप्त होता है। यानी प्ले लर्न ग्रो टुगेदर इसको बोला जाता है। यानी ग्रो टुगेदर साथ में बढ़ते हैं और लर्न करते हैं। जैसे एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप बना दिया, तीनों ग्रुप में से जो बच्चे हैं फिर अलग अलग जगह पे जाके कुछ सीखते हैं, फिर दूसरे ग्रुप में वो चले जाते हैं, दूसरे ग्रुप से वो उस बात को सीख के आते हैं, फिर वापस अपने ग्रुप में आके उसको बताते हैं। तो इस तरह से
इस पद्धति का मतलब आपको समझ गया कि स्टेप भी पूछ लिया तो आप इसको बता सकते हो कि ये कौन सी, ऐसे पूछेंगे आपको ये पूरा डिटेल में देखें कि ये कौन सी पद्धति है, तो आप आराम से बता सकते हो। तो इस तरह से जो बच्ची है प्ले लर्न ग्रो टुगेदर के द्वारा ये सीखते हैं। इसको कौन सी पद्धति कहते हैं? दीक्षा आरा पद्धति कहते हैं। दूसरी एक मेथड है इसका STAD। दूसरा मेथड कौन सा है? STAD, जिसे रॉबर्ट स्लेविन ने 1978 में दिया था। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। यानी जो स्टूडेंट की एक टीम बनाई जाती है और जो अचीवमेंट वो करते हैं उसके आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। तो पहले इसमें कुछ स्टेप होते हैं, जैसे 5 स्टेप इसमें मुख्य रूप से होते हैं। कक्षा में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, कार्य में प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। यानी जो टीचर्स के द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रैक्टिस वर्क दिया जाता है, क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं। फिर टीम का इसमें गठन किया जाता है। तो जो टीम गठन की जाती है वो विषम जातियों के आधार के सदस्यों पर शामिल की जाती है। यानी अलग अलग तरह के, अलग अलग कास्ट से मतलब क्या होता है इसमें, जैसे मेल फीमेल है, जाति पर आधारित है, इस तरह से उनको अलग अलग लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक सदस्य को शामिल करके टीम बनाई जाती है। जैसे लिंग, उपलब्धि, जाति के आधार पर हो सकती है। फिर वो एक दूसरे में प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं और फिर इसके साथ ही वो व्यक्तिगत सुधार व टीम में सुधार करते हैं। यानी उनमें कोई कमी अगर रह जाती है, वो नहीं सीख पाते हैं, तो एक तरह से उनमें खुद में भी सुधार होता है, उनकी पूरी टीम में भी इससे सुधार होता है। इसमें टीम को मान्यता दी जाती है। कैसे मान्यता दी जाती है कि 20 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को इसमें मान्यता प्रदान कर दी जाती है। यानी फिर उस टीम को परमानेंट टीम बना दिया जाता है आगे के लिए। तो ये टीम इस तरह से ये काम करती है। कौन सा मेथड? STAD मेथड। तीसरा होता है हमारा सहभागी लेखन, जिसे कोऑपरेटिव राइटिंग भी कहते हैं। कोऑपरेटिव राइटिंग में क्या होता है? इसे किसे सहभागी लेखन या कोऑपरेटिव राइटिंग, इसे किसने दिया था? दना रसरीन ने 1985 में दिया था। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े के रूप में कार्य करता है। यानी दो जो स्टूडेंट है उनको एक साथ बिठाया जाता है और दो स्टूडेंट है वो जोड़े के रूप में इसमें काम करते हैं। तो सूचनाओं का सारांश निकालते हैं, मौखिक रूप से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिससे प्रत्येक सदस्य सुनता है, निगरानी करता है तथा फीडबैक देता है। यानी लेखन में सभी मिलकर कार्य करते हैं। यानी काम तो सभी मिलकर करते हैं, लेकिन ये इसमें काम तो सभी मिलकर करते हैं, लेकिन इसमें दो के जोड़े बना दिया जाता है। तो दूसरा व्यक्ति या ग्रुप होते दूसरा स्टूडेंट होता है वो पहले विद्यार्थी को सुनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मौखिक रूप से सूचना, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करता है, फिर दूसरा सदस्य इसको सुनता है। तो इस तरह से वो निगरानी करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। इसका मुख्य रूप से यूज प्रारूप बनाना, एडिटेड ड्राफ्टिंग या रूपरेखा ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्राफिंग में किया जाता है। इसका कोऑपरेटिव राइटिंग का ये प्रकार है, कोऑपरेटिव लर्निंग के ही प्रकार है। ठीक है, इसका एक चौथा प्रकार है समूह अनुसंधान, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जिसे इस बार आपको अलग अलग भी अलग से दे दिया गया है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। इसको किसने दिया था? शेरन ने 1978 में दिया था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो समस्या है उसका चयन किया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी मिलकर समस्या से संबंधित विषय वस्तु का चयन करते हैं। वह कार्यों को अलग अलग सदस्यों में विभाजित करते हैं और जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, फिर सभी मिलकर सूचना को एकत्रीकरण, सारांशीकरण व निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? टीचर के द्वारा एक समस्या बच्चों को दे दी जाती है। ठीक है, जो समस्या बच्चों को दी जाती है, फिर वो समस्या मिलकर पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप में वो बच्चे एक दूसरे के साथ उस समस्या को पहले तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसका डिस्कस करने के बाद जैसे अलग अलग, फिर वो अलग अलग जाकर एक बच्चा दूसरी जगह पे गया, एक बच्चा दूसरी जगह पे गया, तो इस तरह से उस समस्या का हल खोजने की कोशिश करते हैं। फिर उन समस्या को हल खोज के जब वो लाते हैं, फिर वो वापस में एक साथ बैठते हैं। ठीक है, वापस में एक साथ बैठने के बाद जो भी हमने सूचनाएं एकत्र की, उन सूचनाओं को एकत्रीकरण करके फिर उसका सारांश निकालते हैं और फिर उसके बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समस्या का ये हल हो सकता है। तो ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इस तरह से ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने CID सीरियल देखा होगा, CID है, जैसे वो किसी भी केस की जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो CID का जो पूरा ग्रुप है उसमें जो सदस्य हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से वो उनको जो डेटा मिलता है उसको वो इकट्ठा करते हैं, फिर वापस से आके वो जो अपने उनका बॉस है उसको बताते हैं। फिर उसके बाद वो सब मिलकर उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके निष्कर्ष निकालते हैं। तो आई होप ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन वाला जो टॉपिक आपको दे रखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी पहले साथ में काम करना, फिर व्यक्तिगत रूप से काम करना, फिर एक साथ, फिर आपस में एक साथ इकट्ठे होकर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करना, यही होता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन या समूह अनुसंधान, जिसे किसने दिया था? शेरन ने दिया था। तो आपको इसमें ज्यादातर या तो इसके नाम पूछा जाएगा, इसके
स्टेप्स पूछे जाएंगे जो आपको अब समझ में आ गए होंगे। अगला है एक साथ मिलकर सीखना। इसे किसने दिया था? जॉनसन डेविड ने दिया था, एक साथ मिलकर सीखना। इसमें क्या है कि 4 से 5 सदस्य उनके विषम समूह में शामिल होकर एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है, फिर वे पूर्णता के साथ कार्य सौंपते हैं, वे परिणाम के आधार पर पुरस्कार या प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो यानी एक साथ मिलकर सीखना, इसमें भी वही है कि 4 से 5 सदस्यों का एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, जो अलग अलग समूह, मतलब कुछ कोई तेज बच्चा, कोई लो कैटेगरी का बच्चा होता है, इस तरह से कोई मीडियम है, इस तरह से फिर उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट पर वो काम करते हैं और जो परिणाम उनको मिलता है उसके आधार पर सारे बच्चों को पुरस्कार या प्रशंसा दी जाती है। तो एक साथ मिलकर सीखना ये अगली इसका मेथड है। अगला है थिंक पेयर शेयर, साझा जोड़ी। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थिंक पेयर शेयर, इसमें क्या होता है कि कक्षा में प्रश्न का जवाब केवल एक छात्र द्वारा दिया जाता है, जिसको आंसर ना आने पर जिस साथी की तरफ वो देखता है, सोचता है, वे शिक्षक द्वारा उसी साथी के साथ जोड़े बना दिए जाते हैं, दोनों मिलकर उसका उत्तर प्रस्तुत करते हैं। थिंक पेयर शेयर, इसका मतलब क्या है कि कैसे पूरी क्लास है, पूरी क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे वो जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, अगर उसको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो वो किसी बच्चे की, जिस भी बच्चे की तरफ वो देखता है, उसे लगता है कि शायद इसको आंसर आता होगा, तो जिस भी बच्चे की तरफ देखता है उसी बच्चे के साथ टीचर के द्वारा उसका पेयर बना दिया जाता है। फिर दोनों मिलकर उस क्वेश्चन का आंसर या प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उसमें उसका एक जोड़ा बन जाता है और फिर उसका दोनों मिलकर ढूंढने के बाद उत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो ये है थिंक पेयर शेयर या साझा जोड़ी। अगला है सर्किल द सेज। इसमें क्या होता है कि शिक्षक एक प्रश्न पूछता है तथा उस प्रत्येक छात्र को खड़ा होने के लिए कहता है जो उत्तर दे सकता है। यह एक प्रकार का सहपाठी शिक्षण है जिसमें एक साथी द्वारा बाकी को ज्ञान दिया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टीचर के द्वारा पूरी क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने पर के बाद उनसे पूछा जाता है कि किस किस को इसका आंसर आता है। जिस जिसको आंसर आता है उनको सबको खड़ा कर दिया जाता है और जिनको आंसर नहीं आता है उनके साथ उन बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, एक सर्किल बना दिया जाता है इस तरह से। फिर उसमें से जिस बच्चे को आंसर आता है वो सारे बच्चों को और भी जो सारे बच्चे हैं उनको आंसर सिखाता है या उनको बताता है। तो इस तरह से एक सर्किल इसका बनाया जाता है। अगला है टाइम्ड पेयर शेयर। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को एक निर्धारित समय के लिए अपनी बात रखने में सुनने का मौका दिया जाता है। चूंकि टाइम्ड है तो इसमें बच्चे को एक निर्धारित समय तक बात रखने का और सुनने का मौका दिया जाता है। यानी 2 का पेयर बनाए गए, ठीक है, 2 बच्चों का। फिर उसके बाद एक निश्चित टाइम है कि 5 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को सारी कहानी बताता है, दूसरा उसकी सुनता है, फिर पहला बच्चा दूसरे को सुनाता है। तो इस तरह से वो एक दूसरे की बातों को सुनकर सीखते हैं। अगला है टीजीटी। टीजीटी टीम गेम्स टूर्नामेंट। इसे किसने दिया था? स्लेवन डिवोरिस ने दिया था। जिस तरह से गेम्स होते हैं, गेम्स में जैसे पूरी टीम बनाई जाती है, फिर उनका एक दूसरी टीम के साथ कंपटीशन होता है, तो वही चीज है इसमें टीम गेम्स टूर्नामेंट, जिसे स्लेवन डिवोरिस ने दिया था। कोऑपरेटिव लर्निंग जो हमने देखी है, इसके जो मेथड्स देखे हैं, उसकी क्या लाभ और उपयोगिता है। क्योंकि चूंकि बाल केंद्रित उपक्रम है तो बच्चों को इससे फायदा मिलता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब सम से सीखता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है, सामाजिक कौशल, नेतृत्व, चिंतन, समस्या समाधान का विकास होता है, क्योंकि वो लीडरशिप भी करता है, तो उसके लिए उसमें चिंतन करने की, नेतृत्व करने की, समस्या समाधान की जो क्षमता है उसका विकास होता है। तनाव को, वो टेंशन को कम करता है, पारस्परिक सहयोग की भावना का उसमें विकास होता है, ठीक है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है, सभी को सफलता के समान अवसर प्राप्त होते हैं और व्यक्तिगत जवाबदेही का ही विकास इसमें होता है। दूसरा, क्योंकि इसमें बच्चा सम पर्सनली है जो कि किसी भी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है, तो व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, लेकिन इसमें जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि पूरे जो भी ग्रुप हमने बनाया उसको सीखने को मिलता है, इसके लिए इसमें अधिगम सामूहिक होता है और व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। सहयोगात्मक वातावरण का इसमें विकास होता है। कैसे वातावरण बनता है? इसमें सहयोगात्मक वातावरण का विकास होता है। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो मेरे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया।